वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। माई सेल्फ नवनीत। और आप सभी को पता है कि इनक्रेडिबल आश्रम जो कई सालों से लगातार चल रहा है और साथ ही साथ बहुत अच्छा रिजल्ट भी ये दे रहा है। मैं आज आपको हिस्ट्री के बारे में, सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अब देखिए, इनक्रेडिबल आश्रम जो है वह ग्रेजुएशन, स्नातक, बीए के साथ साथ वह आप लोगों के लिए कंपटीशन की तैयारी भी लेकर आया है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। क्या करने साथ साथ? बीए करने साथ साथ, बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो। तो जैसे आप सपोज कीजिए कि आप 3 साल किस में लगाते हैं? ग्रेजुएशन करने में लगाते हैं और उसके बाद फिर आप प्रिपरेशन करते हैं किसकी? कंपटीशन की। दैट मीन्स आपका 1 या 2 साल और चला जाता है। दैट मीन्स आप ये मानिए कि आपका लगभग 5 साल क्या हो गया? तैयारी करने में निकल गया था। लेकिन यही 5 साल को हम किस में कर सकते हैं? 3 सालों में कर सकते हैं। जैसे हम बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, हम 3 साल पढ़ेंगे और 3 साल में ही हम कंपटीशन की तैयारी रेगुलर रखेंगे। जिससे क्या होगा? जिससे आप ईश्वर की कृपा से यदि आपने पहली बार ही कोई कंपटीशन दिया तो हो सकता है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। आपको एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आज आपको सिलेबस बताऊंगा। अब हिस्ट्री हम जो पढ़ेंगे वो किस तरह से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जीके के हिसाब से। ठीक है, हम बीए तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसको हम और किस तरह से पढ़ सकते हैं? इसको जीके के तरह से हम पढ़ेंगे। जिस तरह से कंपटीशन में बहुत सारे कंपटीशन हैं, उनमें जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी हम आपको बताएंगे और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो मेजर हैं वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ जो आपका बीए का जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपने सिलेबस को। हिस्ट्री बीए फर्स्ट ईयर। देखिए, आपके सिलेबस में 2 पेपर हैं। बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। एंड ईच पेपर्स हैव 100 मार्क्स कि प्रत्येक जो पेपर है वह है कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और देखिए कि फर्स्ट जो पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में क्या क्या आता है तो एक बार देख लीजिए। पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। प्रारंभ से का मतलब जब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और कब तक? 1206 ईस्वी तक। अब 1206 ईस्वी तक ही क्यों लिया गया है? देखिए, 1206 ईस्वी में हमारे भारत का जो भाग्य था, जो किस्मत थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। बिकॉज इस समय हमारे भारत में मुगलों या मुस्लिमों का अधिकार हो गया था। आपने नाम सुना होगा मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई थी 1206 में। खोखर ट्राइब्स थी, खोखर जाति थी। उस खोखर जाति ने मोहम्मद गोरी को घेर कर उसको मार दिया था। अब 1206 में इसके मरने बाद इसका जो स्लेव था, गुलाम था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वह कुतुबुद्दीन ऐबक क्या बनता है? यहाँ का भारत का रूलर बनता है। ठीक है, हालांकि आपने नाम सुना होगा तराइन वॉर का, बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट एंड सेकेंड 1191, 1191, 1192 में। 1191 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो दिल्ली के शासक थे वो जीत गए थे, और सेकेंड में जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे। अब हारने के बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वो दिल्ली के अंतिम सुल्तान थे, अंतिम शासक थे, हिंदू शासक। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने गुलामों को कहाँ पर स्थापित कर देता है? भारत में। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, ताजुद्दीन यलदौस, ये कई ऐसे स्लेब थे जिन्हें भारत में वो अपॉइंट करता है। ठीक है, तो हमने सीख लिया, हमने पढ़ लिया कि 1206 ईस्वी तक क्यों होता है। अब देखिए, आपके इसमें
5 यूनिट है, 5 यूनिट हैं। इकाई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। इकाई फर्स्ट में क्या आता है आपका? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ऐसे कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में पता लगता है कि प्राचीन इतिहास कैसा था, प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से इवेंट्स, घटनाएं हुई थी, इसके बारे में हमें किन से पता लगता है? इन स्रोतों से पता लगता है, सोर्सेज से पता लगता है। जैसे आपके बुक्स हुई, ठीक है। इसके अलावा अशोक, नाम सुना है आपने, अशोक मौर्य, इसके पिलर्स हुए, स्तंभ, शिलालेख, अभिलेख, कई ऐसे चीजें हैं जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता लगता है। इसके अलावा सेकंड देखिए, प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, कि उस समय प्राचीन भारत में हमारी संस्कृतियां कैसी थी, कौन कौन सी संस्कृति थी। आपने नाम सुना होगा हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है, सभी ने सुन रखा होगा हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ये जो संस्कृतियां थी ये सब किसका हिस्सा है? प्राचीन भारत का हिस्सा है, प्राचीन भारतीय इतिहास का ये हिस्सा है। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता, आप सभी ने नाम सुना होगा वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? बिकॉज दैट टाइम, इस समय क्या लिखे गए थे? वेद लिखे गए थे। और वेद आपको पता है कितने होते हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और जब वेदों की रचना की गई थी तो उस समय वो क्या बोला गया? वैदिक काल बोला गया था। तो हम क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब आती है आपकी इकाई सेकंड। इकाई सेकंड में देखिए, मगध साम्राज्य। आपने 12th क्लास से यदि आपके पास स्त्री थी तो आपने देखा होगा कि 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। उस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उल्लेख किया गया है। और 16 महाजनपदों में सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो एम्पायर था वो कौन सा था? मगध एम्पायर, ठीक है। और इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहला जो वंश था यहां पर वो था हर्यक वंश, ठीक है। हर्यक वंश से पहले की जानकारी नहीं मिलती है। इतिहासकारों ने जो मगध साम्राज्य स्टार्ट किया है वह कहां से स्टार्ट किया है? हर्यक वंश से स्टार्ट किया है, जिसका फाउंडर था बिंबिसार। क्लियर? अब इसमें हम पढ़ेंगे नंदवंश के बारे में कि नंदवंश का संस्थापक कौन था, नंदवंश कैसे आगे बढ़ा, नंदवंश कैसे स्टैब्लिश हुआ, कैसे इसकी स्थापना हुई, और नंदवंश का अंतिम रूलर कौन था, ठीक है। इसके बाद नंदवंश को डिमोलिश करने के बाद एक नया वंश आता है जिसका नाम था मौर्य वंश। और आप सभी जानते हो मौर्य वंश के बारे में, जिसको स्टैब्लिश किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सबसे बड़ा और सबसे फेमस जो रूलर था वो था अशोक, ठीक है, अशोक मौर्य। और यदि मौर्य वंश जाना जाता है तो वो किसकी वजह से जाना जाता है? केवल अशोक की वजह से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे धम्म, अशोक ने कौन कौन सी चीजें लोगों के लिए की थी। पहले वह क्या था? बहुत ज्यादा हिंसा करता था, लेकिन बाद में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने अचानक हिंसा करना बंद कर दिया और बौद्ध धर्म को उसने अडॉप्ट कर लिया। और बौद्ध धर्म में ही उसने धम्म को क्या कर लिया? अपना लिया। मतलब भेरी घोष के स्थान पर उन्होंने किसको अडॉप्ट कर लिया? धम्म घोष को अपना लिया। मतलब हिंसा की जगह, युद्ध की जगह उन्होंने अहिंसा को अपना लिया था, ठीक है। आगे देखिए, फिर मौर्य कला के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य कला किस प्रकार की थी? वहां का वास्तुकला, वहां की वास्तुकला कैसी थी? वास्तुकला मीन्स आर्किटेक्चर कैसा था वहां का, वहां की मंदिर निर्माण शैली किस प्रकार थी, भवन निर्माण शैली किस प्रकार थी, इमारतें कैसे बनाई जाती थी, ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? वास्तुकला के अंदर, ठीक है। ये हुआ आपका इकाई सेकेंड। फिर आता है आपका इकाई थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश आपने सुना होगा नाम, सातवाहन वंश सिमुक ने जिसकी स्थापना की थी। इसके अलावा इसका सबसे फेमस जो रूलर था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके ऊपर साउथ में एक मूवी भी बन चुकी है, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके अलावा कुषाण कला, कुषाण वंश, कुषाण जो ट्राइब्स थी, जाति थी, यह भारत की नहीं थी, यह विदेशी जाति थी जिसने भारत पर अटैक किया था। और एक चीज देखिए
भारत पर दैट टाइम प्राचीन भारत में भारत पर अटैक करने वाली सबसे पहली जाति थी हिंद यवन, जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। सेकंड थी शक, थर्ड थी आपकी पहलव, और फोर्थ थी कुषाण, ठीक है। और कुषाण में आपने सबसे फेमस नाम पढ़ा होगा कनिष्क का, और इसी में ही हम पढ़ेंगे कुषाण कला के बारे में और वहां के शिल्प के बारे में। क्लियर। इसके बाद आपका संगम युग। अब संगम युग क्या है? दक्षिणी भारत में एक डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई थी, एक वंश स्थापना हुई थी, जिसका नाम था संगम वंश, और इसी वंश के नाम पर वह युग क्या कहलाया? संगम युग कहलाया था। तो ये हुआ आपका थर्ड इकाई। इकाई आती है 4, जिसमें आता है आपका गुप्त वंश। आपने नाम सुना होगा कि गुप्त वंश में भी सबसे फेमस जो पहला रूलर था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट। एक चंद्रगुप्त आता है आपका मौर्य वंश में, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य बोला जाता है, और एक चंद्रगुप्त आता है आपका गुप्त वंश में, जिसे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और इसी के ही नाम पर इसका पोता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त, जो बहुत ब्रेव, बहुत बड़ा, बहुत कह सकते हैं कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। कौन? समुद्रगुप्त। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड, हम आगे पढ़ेंगे और सभी के बारे में। गुप्त प्रशासन के वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उसकी विशेषताएं, अर्थव्यवस्था कैसी थी वहां की, और वहां पर जो ट्रेड होता था, जो व्यापार होता था, वो व्यापार किस प्रकार से होता था। गुप्त कला, गुप्त काल की कला कि वहां का आर्ट कल्चर, वहां की वास्तुकला, मंदिर निर्माण कला कैसी थी, भवन निर्माण कला कैसा था, साहित्य, कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, जैसे आपने नाम सुना होगा कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, ये कई ऐसी रचनाएं हैं। इसके अलावा अमर सिंह, जिन्होंने अमरकोश लिखा था। विज्ञान में आपने नाम सुना होगा ब्रह्मगुप्त। तो इन सभी के बारे में हम किस यूनिट में पढ़ेंगे? इकाई 4 में। अब आते हैं आपका लास्ट यूनिट, जिसका नाम है लास्ट यूनिट, इकाई 5। अब उत्तर गुप्त काल। अब देखिए यहां पर आया उत्तर। अब उत्तर का मतलब क्या हुआ? देखिए कि गुप्त काल से पहले का समय कहलाएगा पूर्व गुप्त काल, और गुप्त वंश के बाद का समय क्या कहलाएगा? उत्तर गुप्त काल कहलाएगा, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? वर्धन वंश। और वर्धन वंश को ही दूसरा नाम क्या है? पुष्यभूति वंश, जिसकी स्थापना कहां की गई थी? थानेश्वर में की गई थी। और किसने की थी? पुष्यभूति नाम है एक व्यक्ति था। इसके बाद पढ़ेंगे हम चोल वंश, जो सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता है। कहां का? दक्षिणी भारत का माना जाता था, सबसे शक्तिशाली वंश माना जाता था। और आज जो हम देखते हैं ग्राम पंचायत प्रणाली, जो हम देखते हैं हमारे यहाँ अभी भी चलती है, यह ग्राम पंचायत प्रणाली कहां पर थी? इस चोल डायनेस्टी में थी। इसके अलावा चालुक्य वंश 3 जगह पर स्टैब्लिश हुआ था, 3 जगह पर इसकी स्थापना हुई थी। वातापी, जिसे बादामी बोलते हैं, एक वेंगी और एक कल्याणी। ये सब कहां पर थे? ये सब थे साउथ में। राष्ट्रकूट वंश, साउथ में 3 वंश थे, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार। इन तीनों के बीच क्या था? वॉर चल रहा था, ठीक है, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इसके अलावा राजपूत राज्यों का विखंडन का कारण, कि राजपूत जो राज्य थे वो आखिरकार विखंडित क्यों हुए, उनका टूटने का कारण क्या था। तो इस सभी के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? अपनी इकाई 5 में। तो ये था केवल आपका पेपर फर्स्ट में हमने, जिसका नाम था प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इकाई 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम देखते हैं पेपर सेकंड के बारे में। तो देखिए हमने फर्स्ट पेपर हमारे पढ़ लिया था उसके सिलेबस के बारे में कि, और जो फर्स्ट पेपर था वो आपका इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से वो संबंधित था। लेकिन आपको जो सेकंड जो पेपर है, वह सेकंड पेपर पाश्चात्य विश्व इतिहास से संबंधित है। नाम क्या है? नाम देखिए, पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा, ठीक है। विश्व इतिहास, वर्ल्ड का इतिहास, वेस्टर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ना है। जैसे इकाई 1 में नए युग की शुरुआत, कि
ऐसी कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई थी जिससे हम ये कह सकते हैं कि उस समय से नए युग की शुरुआत हुई थी? पुनर्जागरण, कि पुनर्जागरण का अर्थ क्या है? मतलब ऐसे लोग जो अपने अधिकार, अपनी राइट्स नहीं जानते थे, उन्हें जगाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था पुनर्जागरण। इसके अलावा धर्म सुधार आंदोलन, धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी, इसीलिए उन बुराइयों को हटाने के लिए, धर्म में सुधार लाने के लिए जो आंदोलन चला था उसे क्या बोला गया? धर्म सुधार आंदोलन बोला गया था। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, देखिए जो अमेरिका है आज, जो जिसे हम बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ठीक है, तो यह अमेरिका भी कभी क्या था? एक उपनिवेश था, एक कॉलोनियल था। किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है, उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश का मतलब होता है एक देश का दूसरे देश में जाकर अपनी बस्तियां स्थापित करना, वहां पर जो भी राइट्स है उनके वो अपने कंट्रोल में ले लेना, तो वो क्या हुआ? उपनिवेश कहलाया। तो अमेरिका भी क्या था? एक कॉलोनियल था। किसका? ग्रेट ब्रिटेन का। और अमेरिका ने अपने आप को आज़ाद किया था, ठीक है, 1784 में। लेकिन जो घटना हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, वो कब हुआ था? 1776 में हुआ था। देखिए 21 सेकेंड, कृषि व औद्योगिक क्रांति, की औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उससे एग्रीकल्चर पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? इसके अलावा फ्रांस की क्रांति जो कब हुई थी? 1789 में हुई थी। अब फ्रांसीसी क्रांति में क्या था? आपने नाम सुना होगा, लुईस 16, जो लास्ट रूलर माना जाता है किसका? फ्रांस का। ठीक है, ये बर्बन फैमिली थी, उस बर्बन फैमिली में लुईस 16 जो था वह रूलर बना। अब जब ये रूलर बना तो रूलर बनते ही इसने क्या देखा? इसका जो ट्रेजरी था, जो खजाना था, वह सब कुछ खाली था। तो इसलिए क्या लगाना? इम्पोज कर दिया, टैक्सेस लगाने इसने इम्पोज कर दिया था। इसीलिए आगे जाके जो पीपल्स थे, उन पीपल्स के द्वारा क्या हुई? बहुत सारी घटनाएं हुई और उन्होंने क्या किया? फ्रांस में रिवॉल्यूशन किया था। आगे देखिए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट नाम सभी ने सुन रखा है। नेपोलियन बोनापार्ट जिसे वाटरलू के वॉर में हरा दिया गया था यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। ये आगे हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, बहुत व्याख्या से हम इसको पढ़ेंगे। इकाई थर्ड, प्रतिक्रियावाद, की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, उसका रूप कैसा था? यूरोप में उदारवाद, कि उदारवाद और राष्ट्रवाद। यूरोप में उदारवाद क्या है? उदारवाद एक विचारधारा है, एक अवधारणा है, और यह अवधारणा क्या कहती है? यह समानता पर जोर देती है कि लोगों को क्या होना चाहिए? इक्वल, समान अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन यूरोप में दैट टाइम, उस समय लोगों को अधिकार नहीं थे। जो भी अधिकार थे वो अधिकार किसको थे? किंग्स को थे, नोबल्स को थे, जो अमीर लोग थे, जो एरिस्टोक्रेटिक जो क्लास थी उनको थे। ठीक है, तो उदारवाद में क्या था? उदारवादी जो लोग थे वो क्या मानते थे? वो कहते थे कि नहीं, सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समान होना चाहिए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम। यदि आप में आपके देश के प्रति कोई प्रेम नहीं होगा तो उस देश का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो उसे क्या कहा गया? राष्ट्रवाद कहा गया। इटली व जर्मनी का एकीकरण, कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ था, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था? जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी बाधाएं आई थी। ऑस्ट्रिया और जर्मनी, प्रशा, ये बहुत सारे ऐसी बाधाएं थी जिन्होंने इन बाधाओं को रोका था, और जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। इसके अलावा यूरोपियनों द्वारा, जो यूरोपियंस थे, कंट्रीज थे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्यों का शोषण किया गया था। मतलब जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी, इन्होंने अपनी कॉलोनियल बनाई थी, अपने उपनिवेश बनाए थे एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में। क्लियर? इकाई आती है 4। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, इसका रीजन क्या था, इसकी प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी और इसका परिणाम क्या हुआ था। तो इसका एक तात्कालिक कारण माना जाता है। तात्कालिक कारण मतलब होता है कि उस समय का सबसे प्रमुख कारण क्या था
कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर देना। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप फिर बहुत सारी घटनाएं हुई। 1914 में स्टार्ट हुआ था, 1918 में ये एंड हुआ था। समाजवादी विचारों का उदय। अब समाजवाद क्या है, समाजवादी विचार क्या है? समाजवाद भी क्या है? एक विचारधारा है। अब ये भी क्या कहती है कि लोगों के स्वतंत्रता और समानता पर यह बल देते हैं। ठीक है, इसके अलावा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की, उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बहुत सारा लगभग अरबों रुपए में पैसा खर्च हुआ था और जो पूरा विश्व था वह पूरा विश्व आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। इकाई 5 आती है आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हुआ था 1939 से और ये एंड हुआ था 1945 को। ठीक है, इसका रीजन क्या था, इसकी घटनाएं क्या थी, इसका परिणाम क्या था, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रसंघ 1990 या 1920 में एक संघ बनाया गया था, यूनियन बनाया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ। और यह राष्ट्र संघ कैसे बना था, इसका संगठन कैसे हुआ था, ये हम आगे बढ़ेंगे। शीत युद्ध क्या है कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया वॉर हुआ था, एक अलग से वॉर हुआ था जिसे बोला गया था शीत युद्ध, जिसे बोला जाता कोल्ड वॉर। ठीक है, और यह वॉर हथियारों से ना लड़ा जाकर केवल मन से, विचारों से यह लड़ा जाता था। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जब शीत युद्ध हुआ था उस समय गुटनिरपेक्ष क्या हुआ था, आंदोलन भी हुआ था, एक अलग से गुट बना था। ठीक है, जो ना तो अमेरिका में मिलना चाहता था और ना वह सोवियत संघ में मिलना चाहता था, मतलब किसी भी गुट से वह अलग रहना चाहता था। इसके अलावा सोवियत संघ की दैट टाइम शीत युद्ध में हम पढ़ेंगे कि 2 प्रमुख शक्तियां बनना चाहती थी विश्व की, एक थी अमेरिका और एक था सोवियत संघ। ठीक है, और सोवियत संघ का विघटन होता है 1991 में और यह 15 देशों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ी कंट्री आती है रशिया। तो ये हुआ आपका पेपर सेकंड, जिसका नाम था पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा। क्लियर?